हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 15। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि देयर आर ओनली 5 मेंबर्स इन अ फैमिली। ओके, एक फैमिली में सिर्फ कितने 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, ओनली मैरिड कपल्स हैव चिल्ड्रन, सिर्फ मैरिड कपल के क्या है, चिल्ड्रन है। उस टाइम से पूछा है कि हाउ इज एक्स रिलेटेड टू ए, एक्स का रिलेशन ए के साथ क्या है। ठीक है, और उसमें लगा कि इफ ए हैज़ नो सिबलिंग्स, ए का कोई भी सिबलिंग नहीं है। ठीक, तो देखिए स्टेटमेंट 1 से हमें क्या पता चल रहा है। उसने बोला है कि वाई इज अ डॉटर ऑफ एम। वाई क्या है, वो डॉटर है किसकी, एम की। ओके, ए हु इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स इज मैरिड टू पीज डॉटर। ओके, और उसने बोला कि ए कौन है, ए वो ब्रदर इन लॉ है किसका, एक्स का। ठीक है, मतलब क्या, इसके दो आपके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इसकी शादी किसी के साथ हुई हो, ठीक है, और उसका भाई या बहन कौन हो, एक्स हो, या फिर इसकी बहन हो जिसकी शादी किसके साथ हुई हो, एक्स के साथ हुई हो। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ पर। उसके बाद उसने बोला कि ए हु इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एक्स इज मैरिड टू अ डॉटर ऑफ पी। ए की शादी किससे हुई है, डॉटर ऑफ पी से हुई है। ठीक है, हु इज मैरिड टू एम, जिसकी शादी किससे हुई है, एम से हुई है। मतलब क्या, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकता हूँ ना कि इसकी शादी किससे हुई है, पी से हुई है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी क्या कि उसने ये जो पी की डॉटर है ना, उसने बात करी हो सकती है वाई की भी, या फिर इनकेस हो सकता है कि पी की एक और कोई डॉटर हो। ठीक है, यहाँ पर इसकी शादी किसके साथ हुई हो, ए के साथ हुई हो, है ना। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसमें। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप एक्स को कहाँ पर प्लेस करेंगे, बताइए। आप एक्स को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी आपके पास यहाँ है कि एक्स क्या पर हो, यहाँ पर हो, इस कंडीशन के हिसाब से। लेकिन इसमें आप एक्स का जेंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते ना। ठीक है, आप यहाँ पर एक्स का जेंडर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप ये चीज़ क्लियरली बता नहीं सकते हैं कि एक्स क्या लगेगा ए का। ठीक है ना, सबसे पहली चीज़ तो आपको यही नहीं पता है कि ये ओनली डॉटर की बात कर रहा है या फिर कोई दूसरी डॉटर की बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास सफिशिएंट नहीं है आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सेकंड से एक बार चेक कर लेते हैं। उसने क्या बोला कि एम हु इज मैरिड टू द मदर ऑफ एक्स। ओके, एम जिसकी शादी किससे हुई है, एक्स की मदर के साथ। ओके, एक्स की मदर के साथ एम की शादी हुई है। उसके बाद हैज़ ओनली वन सन इन लॉ ए। ठीक है, उसका सिर्फ एक सन इन लॉ है। अगर एक सन इन लॉ है इसका मतलब क्या, इन दोनों की सिर्फ एक ही डॉटर होगी कोई। ठीक है, जिसकी शादी किससे हुई है, ए से हुई है। फाइन, उसके बाद वाई इज द ओनली डॉटर ऑफ पी। वाई कौन है, इकलौती डॉटर है किसकी, पी की। एंड पी इज ऑल्सो मदर ऑफ एक्स, और पी कौन है, वो मदर है किसकी, एक्स की। इसका मतलब क्या, वो सिंपल सी एक चीज़ क्लियर हुई आपको कि पी आपका कहाँ पर आएगा, पी आएगा यहाँ पर, तभी तो पी इज ऑल्सो मदर ऑफ एक्स हो पाएगा ना। ठीक है, और वाई इकलौती अगर इनकी डॉटर है, इसका मतलब क्या, एक्स क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, और अगर ये डॉटर है इसका मतलब ए आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हम क्लियरली बता सकते हैं क्या कि एक्स कौन होगा, एक्स ब्रदर इन लॉ होगा किसका, ए का। मतलब क्या, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, नेक्स्ट आपके पास एक रिवर्स लॉग गिवन है, तो इसको हम बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेफिनेट कंक्लूजन है, ठीक है, उसको पहले बना लेते हैं। वो क्या है आपके पास कि नो ट्रक इज अ ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे स्टेप। अगर मैं फर्स्ट में देखता हूँ तो उसने बोला कि ऑल स्कूल्स आर कार, सारे के सारे स्कूल क्या हैं, वो कार हैं। ठीक है, सम ट्रक आर नॉट स्कूल्स, कुछ ट्रक स्कूल्स नहीं है। ओके, फाइन। आफ्टर दैट नो ट्री इज अ ट्रक, कोई भी ट्री ट्रक नहीं है। फाइन, तो अगर हम यहाँ से देखें, ये तो आपके पास क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाले कंक्लूजन को चेक करेंगे। उसने बोला कि ऑल कार्स बीइंग ट्रक इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी कार्स का ट्रक ना होना इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है
है ना। तो देखिए सारे के सारे कार्स का ट्रक ना होना, अब मुझे ये बताइए ये डेफिनेट होगा ना। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ उसने क्या बोला हमसे कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिए स्कूल का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि ट्रक नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ऑब्वियसली ये चीज़ है कि कुछ पार्ट आपका कार का ऐसा होगा जो कि ट्रक नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो उसने यहाँ पर बोला ऑल कार्स बीइंग ट्रक इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी, उसकी कोई भी एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप किसी भी तरीके से सारी की सारी कार्स को ट्रक नहीं बना सकते हैं, ये एकदम ट्रू है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उससे बोला है कि इन अ क्यू प्रीति इज 14th फ्रॉम द फ्रंट। ओके, एक क्यू है उसमें प्रीति क्या है, 14th है फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है। और प्रेक्षा इज 11th फ्रॉम द एंड। ओके, और प्रेक्षा 11th है कहाँ से, एंड से। ठीक है, उसके बाद वाइल प्रिया इज एग्जैक्टली बिटवीन प्रीति एंड प्रेक्षा। ओके, और प्रिया कहाँ पर है, वो एग्जैक्टली बिटवीन है किससे, प्रीति एंड प्रेक्षा। अभी हमें इन दोनों की पोजीशन नहीं पता है, ठीक है। ये इस साइड भी हो सकती है और ये इस साइड भी हो सकती है। उसके बाद उसने बोला क्या कि देयर आर 20 गर्ल्स इन दी। ओके, टोटल गर्ल्स कितनी है, 20 गर्ल्स हैं। उसने हमें ये चीज़ और बताई है, ठीक है, कितनी है, 20 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ, हम एक कंडीशन जानते हैं क्या कि ऑर्डर और रैंकिंग में एक चीज़ होती है, जब भी आपके पास दो जो पोजीशंस गिवन होती हैं उनका सम अगर आपका टोटल से ज़्यादा होता है, इन दैट केस यहाँ पर हमेशा ओवरलैपिंग की कंडीशन बनती है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ टोटल आपके पास कितना है, 20 है, और अगर मैं पोजीशन दोनों को ऐड करता हूँ तो 25 बनेगा। इस केस में हमें क्या पता चला कि टोटल आपके पास क्या है, वो आपके पास कम है ना किससे, दोनों पोजीशन के सम से। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग की कंडीशन बनेगी, मतलब कि यहाँ से ये क्या होगा, प्रीति 14th, ठीक है, और यहाँ से 11th, ये क्या होगा, प्रेक्षा। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों के बीच में, प्रेक्षा और प्रीति के बीच में, अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ। हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आएगा आपके पास, P1 प्लस P2 माइनस टोटल माइनस 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ कितना बन रहा है, 25 माइनस टोटल 20 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच में 1 2 3 है। तो अगर इनके बीच में 3 है, प्रिया आपका कहाँ पर होगी, प्रिया आपकी एकदम मिड में होगी, मतलब क्या, ये होगी प्रिया। उस टाइम से पूछा क्या है कि हाउ का डाल देगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ प्रिया फ्रॉम द बॉटम, प्रिया की रैंक बॉटम से कितनी है, उस टाइम से ये चीज़ पूछी है। तो हम निकाल सकते हैं ना, क्या हम जानते हैं ये कितनी है आपके पास, 11th है। अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 9th हो जाएगी, मतलब यहाँ से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 9th। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज दी राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार ट्राई करिएगा। अब मैं से एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है देयर आर 7 पीपल, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, दे ऑल वर बॉर्न ऑन डिफरेंट ईयर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, फाइन कैलकुलेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट ईयर 2017। ओके, जो इनकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो 2017 से की जाएगी। और देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर रिडंडेंट टू फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर B2। ओके, B2 के बाद कितने पर्सन बॉर्न हुए, उसके लिए हमसे इनमें से किस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ है क्या कि जब कभी भी हमारे ये एजेस वाले ईयर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपको सबसे पहले स्टेप क्या करना होता है, सबकी एजेस फाइंड आउट करनी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास कंडीशंस दी जाती हैं वो एजेस पर बेस दी जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले वही करेंगे। अगर हम देखते हैं आपके पास सबसे पहले क्या ईयर 1945 है, ठीक है। तो अगर हम देखें 2017 से 17 प्लस 55, आपके पास ये कितना हो गया, 72 ईयर्स। तो इसकी एज कितनी हुई, 72 ईयर्स। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो 1954, ठीक है, मतलब कितना, 9 ईयर्स
तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 63। उसके बाद 1964, 10 ईयर्स, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 53। ठीक है, उसके बाद 1979, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितने ईयर्स हैं, 15 ईयर्स है ना, मतलब इसकी एज कितनी हो जाएगी 38 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1988, तो ये कितनी एज हो जाएगी इसकी यहाँ से यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो ये 9 ईयर्स का है ना। ओके, तो इसकी एज हो जाएगी 29। उसके बाद 1994, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा 6 ईयर्स, मतलब एज कितनी हो जाएगी 23। फिर उसके बाद 2003, यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 ईयर्स, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी यहाँ पर 14 ईयर्स। ठीक है, ये आपके पास क्या गिवन है, एज हमने लिख ली सारी। अब देखिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। फाइन, तो उसने क्या बोला पहले स्टेटमेंट में, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ B2 एंड B6 इज लेस देन 9। ओके, B2 और B6 के बीच में जो डिफरेंस है एज का वो कितना है, लेस देन 9 है, मतलब कितना होगा 6 होगा। ठीक है, इसमें से अगर मैं देखता हूँ तो एजेस का डिफरेंस कितना होगा 6 होगा। सेकंड में देखिए उसने क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन B2 एंड B7 इज लेस देन 10। ओके, B2 और B7 के बीच में जो डिफरेंस है एज का वो लेस देन 10 है। अब लेस देन 10 है, या तो 9 होगा या फिर वो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड में क्या किया मैंने, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ B6 एंड B1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, B6 और B1 के बीच में जो डिफरेंस है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करो तो 9 ही होगा यहाँ पर, हमें ये चीज़ कन्फर्म है। फोर्थ में क्या क्या दिया हुआ उसने बोला है कि B1 वॉज नॉट बॉर्न ऑन, ओके, B1 बॉर्न नहीं हुआ है कब 2003 में। ठीक है, ये और हमें गिवन है। तो अगर हम यहाँ से देखें, देखिए अब पॉसिबिलिटीज़ आपके पास क्या क्या बन सकती हैं। ओके, अब देखिए स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं हमें ना। उसने क्या बोला कि डिफरेंस जो है B2 और B6 में वो कितना है 6 ईयर्स का है। तो मतलब क्या हो सकता है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि B2 आपके पास यहाँ हो, B6 यहाँ हो, या फिर B6 यहाँ हो और B2 यहाँ हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। सेकंड को अगर मैं देखता हूँ तो इन दैट केस उसने बोला कि B2 और B7 के बीच में डिफरेंस कितना है 9 और 6 का। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो B2 और B7 के बीच में डिफरेंस 6 ईयर्स का तो हो ही नहीं सकता है ना। तो वो कितने का, 9 का होगा। अगर 9 का होगा इसका मतलब क्या है कि आपके पास B2 और B7 इसके हिसाब से यहाँ आएगा और इसके हिसाब से यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो B6 और B1 के बीच में डिफरेंस कितना 9 ईयर्स का है, मतलब क्या B1 आएगा यहाँ पर और B1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में उसने क्या बोला है कि B1 2003 नहीं है, मतलब क्या ये नहीं हो सकता। तो इस वजह से क्या होगा आपके पास, ये इसका राइट आंसर होगा, मतलब क्या B2 आपके पास यहाँ होगा। तो इसके बाद हम बता सकते हैं। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो मैंने तो सारे के सारे हमारे पास क्या है स्टेटमेंट्स यूज़ कर लिए ना। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पर किसी एक स्टेटमेंट को छोड़कर भी मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता था। अगर मैं इन केस मान लेते हैं कि मैं सेकंड को नहीं बनाता, ठीक है, सेकंड को मैं यूज़ नहीं करता, इन दैट केस क्या हो जाता ना, देखिए इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि मान लेते हैं आपके पास B2 ये है और B6 ये है, या फिर आपके पास B6 ये है और B2 ये है। ठीक है, अब क्या करते हैं, थर्ड वाले को पढ़ते हैं। थर्ड वाले के अकॉर्डिंग क्या है कि B6 और B1 के बीच में डिफरेंस है वो कितना है 9 ईयर्स का है। ठीक है, तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ आपके पास B1 का आएगा यहाँ पर आएगा, और इसके हिसाब से देखूँ आपके पास B1 का आएगा यहाँ पर आएगा ना। लेकिन उसने क्या बोला कि B1 2003 नहीं है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाती, तो ये वाली तो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या रहती, सही रहती ना। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड वाला स्टेटमेंट आपके पास रिडंडेंट है, मतलब क्या उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कि B2 कब बॉर्न हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम पर्सन के निकाल सकते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इज रिडंडेंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोले देखिए कि 6 पीपल, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल विद 4 पीपल एट कॉर्नर्स एंड 2 एट दी 2 ऑपोजिट साइड्स। ओके, तो आपके पास एक स्क्वायर टेबल है, इसमें 4 लोग बैठे हुए हैं कॉर्नर्स पर, बाकी के 2 लोग ऑपोजिट साइड्स पर बैठे हैं, मान लेते हैं ये है ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, और उसके बाद द वन सिटिंग एट द कॉर्नर आर फेसिंग इनसाइड एंड दोज एट साइड्स आर फेसिंग आउटसाइड। ओके, जो कॉर्नर्स पर बैठे हैं वो कहाँ देख रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं,
और जो आपके साइड्स पर हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बताना है कि P5 किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं। उसने क्या बोला, देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन P4 एंड P2। ओके, P4 और P2 के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद P1 एंड P3 आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। ओके, P1 और P3 सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद P4 इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P3। ओके, P4 कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P3 है। ओके, उसके बाद P5 इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P2। ओके, P5 कहाँ पर है, P5 सेकंड टू द लेफ्ट है किसके, P2 के। ठीक है, हमारे पास पहले से ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक, तो अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ, हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर आप किसी का भी डायरेक्शन नहीं जानते हैं, बस ये जानते हैं क्या कि P1 और P3 का सेम डायरेक्शन है। ठीक है, आप सिर्फ इतना चीज़ जानते हैं, ये है P3। तो देखिए, मान लेते हैं कि P5 को पहले प्लेस करके रखते हैं कि वो कहाँ दिख रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर दिख रहा है। P5 को अगर हमने यहाँ पर प्लेस करा, इन दैट केस P2 को आप कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। देखिए, P2 के सेकंड लेफ्ट में क्या है आपके पास, P5 है ना, तो आप P2 को यहीं पर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप P2 को यहाँ पर प्लेस करेंगे, उसने क्या बोला है कि P2 और P4 के बीच में 2 है, तो मतलब क्या आपके पास P4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसने एक चीज़ बोली थी क्या कि P1 और P3 दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म है, आपके P1 P3 यहीं पर आएंगे। ठीक है, और उसने बोला कि P4 कहाँ पर है, वो सेकंड टू द लेफ्ट है किससे, P3 से। मतलब P3 तो इसके हिसाब से यहाँ पर आ रहा है ना, जो कि हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका ये P5 यहाँ तो नहीं बन रहा है। ठीक है, अब हम कम करते हैं क्या उसको, अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब साइड्स पर बैठा के देखते हैं। इन दैट केस देखिए, अगर हम इन केस P5 को यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, तो आपका P2 कहाँ पर आएगा, आपका P2 यहाँ पर आएगा, क्योंकि सेकंड टू द लेफ्ट क्या हो जाएगा इसका, P5 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ P2 यहाँ पर है, तो P4 यहाँ पर आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, 2 का गैप है। ठीक है, अगर P4 यहाँ पर है तो आप P3 को कहाँ पर पुट कराएंगे। देखिए, उसने क्या बोला था कि P3 के सेकंड लेफ्ट में क्या है आपके पास, P4 है, तो मतलब आप P3 को यहाँ पर पुट कराएंगे। अगर P3 यहाँ पर आएगा तो P1 आपका यहाँ पर आएगा, ये चीज़ कन्फर्म है। ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो आपके पास बचा क्या, P6 बचा, P6 आपका यहाँ पर आएगा। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूँ, आपके पास ये चीज़ कन्फर्म हो रही है ना कि P5 कहाँ पर आएगा, वो बाहर की तरफ देखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक, सेकंड से देखते हैं। देखिए, ओके, अब देखिए सेकंड में क्या इन्फॉर्मेशन की मैंने, उसने हमसे बोला क्या कि P4 इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P1। ओके, P4 कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट में P1 से। ठीक है, P6 इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ P3। ओके, P6 कहाँ पर है, वो सेकंड टू द राइट है किससे, P3 से। ओके, उसके बाद P2 इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ P4। ओके, उसने कहा कि P2 कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट है P4 से। ओके, उसके बाद P2 एंड P4 आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। P2 और P4 ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, उसने हमसे ये चीज़ बोली है। ठीक है, तो इसको भी हम किस तरीके से बनाएंगे वही चीज़ देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेकंड में, तो आपके पास P5 का कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता है क्या कि P2 और P4 ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। ठीक है, और P4 के सेकंड राइट में, सॉरी थर्ड राइट में क्या है, P2 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, अगर P4 को मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, इन दैट केस P2 आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर मैं इस हिसाब से देखूंगा तो ये तो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी। अगर इन केस मैं P4 को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो मैं P2 को यहीं पर पुट कर पाऊंगा, क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट ही आएंगे ना। आप कितना भी प्लेस करती है, इनके बीच में क्या है, 2 का गैप है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट ही आएंगे। और अगर एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, इन दैट केस कभी भी ये ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर ही नहीं पाएंगे। और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन फेस नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि आप सेकंड से आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ये आपके पास 2 क्वेश्चन और है, सेकेंड और थर्ड, इन दोनों को भी ट्राई करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।